हेलो स्टूडेंट, हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो इससे प्रीवियस लेक्चर हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 1 से लेकर 15 तक। इस एक्ट का नाम है राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान आबकारी अधिनियम। एक्ट नंबर की बात करें तो ये है 1950 का एक्ट नंबर 2। लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करें तो इसका 2020 में इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था। इनेक्ट 20 मार्च 1950 को इनेक्ट हुआ था। फोर्स में आया था 6 जून 2007 को और एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की 19/5/2007 को, यानी 19 मई 2007 को। सेक्शन 15 तक हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल। सेक्शन 16 क्या कहता है? मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल इस अधिनियम में जो उपबंध दे रखे हैं उसके अलावा मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। जनरल क्लॉज इसका ये कहता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या नहीं किया जाएगा और किन किन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है ये एक्ट? नो हेम्प प्लांट शैल बी कल्टिवेटेड, यानी जो हेम्प प्लांट जिससे कि हम पढ़ के आ चुके हैं इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स बनते हैं, सेक्शन 2 के 14 में हमने पढ़ा था, ऐसे पौधों को कल्टीवेट नहीं किया जाएगा। दूसरा, नो पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर शैल बी कलेक्टेड, और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। तीसरा, और ना ही कोई डी कहता है ना ही कोई लिकर सेल की जाएगी, ना ही कोई ताड़ी, यानी जो ऐसे पौधे जिनसे ऐसे पेड़ जिनसे ताड़ी टपकती है, टैप्ड होती है, उनके प्रोडक्शन से उनको मैन्युफैक्चर करके स्पिरिट या ऐसा कोई भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स बनाया जाता है, वो भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और ना ही किसी पेड़ से ऐसी ताड़ी चुवाई जाएगी, यानी टैप्ड की जाएगी। जी पॉइंट कहता है कि कोई भी पर्सन ऐसे कोई भी स्टील यूटेंसिल इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब इंटॉक्सिकेटिंग या नो एक्साइजेबल आर्टिकल में काम में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबका ना तो कोई पर्सन अपने पास में कोई भी पर्सन अपने पास में रखेगा और ना ही उन्हें अपने पोजीशन में रखेगा। कब तक? ऐसी कंडीशन के और टर्म्स के अधीन रहते हुए जो भी अथॉरिटी आपको अथराइज्ड करे। कौन सी अथॉरिटी? इसमें बात की गई एक्साइज कमिश्नर की, और एक्साइज ऑफिसर ने जो भी ड्यूटी इम्पोज की है उनको लेकर ही हम मैन्युफैक्चर ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। तो टोटल कितनी चीज़ों की बात हुई? फर्स्ट, सबसे पहला तो है नॉर्मल सा जनरल क्लॉज, ये कहता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। सेकंड, हेम्प का जो प्लांट होता है उसकी खेती नहीं की जाएगी। तीसरा, उसके किसी भाग की भी खेती नहीं की जाएगी। चौथा, कोई लीकर सेल आउट नहीं किया जाएगा। पांचवा, कोई भी ताड़ी प्रोड्यूस नहीं की जाएगी और ना ही ताड़ी टैप्ड की जाएगी। लास्ट कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मटेरियल हो, स्टील हो, यूटेंशियल हो, इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ भी नहीं लिए जाएंगे जब तक कि जो कंडीशंस और जो टर्म्स एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर ने इम्पोज कर दिए, यानी इन कंडीशन के अधीन रहते हुए ही एक्साइजेबल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करना है। फिर पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन 17 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज और वेयर हाउस, यानी आसवानी और भंडार गृहों की स्थापना या अनुज्ञापन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे जो आसवानी या भंडार गृह है उनकी स्थापना करता कौन है? ठीक है, तो इस सेक्शन एज पर सेक्शन 17 ये बोला गया है कि जो एक्साइज कमिश्नर है, इसमें हमें ये याद रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं उनके अंडर रहते हुए एक्साइज कमिश्नर किसी भी डिस्टिलरीज, यानी जिनमें ये चीज़ें बनती है स्पिरिट वगैरह, और पोर्ट स्टिल इन विच स्पिरिट में भी मैन्युफैक्चर अंडर ए लाइसेंस ग्रांटर अंडर दिस, तो क्या कर सकता है कि जो
आबकारी आयुक्त है, आबकारी आयुक्त स्थापना कर सकता है किन किन चीज़ों की, ऐसी डिस्टिलरीज की या पोर्ट स्टील की जिसमें स्पिरिट मैन्युफैक्चर की जाती है लाइसेंस के अंडर रहते हुए। ठीक है, लाइसेंस ग्रांट किया गया इस एक्ट में, उसके अंडर रहते हुए स्थापना कर सकेगा। बी क्लोज ये कहता है अगर वो स्थापना कर रहा है तो वो बंद भी कर सकेगा। तो यानी जो एक्साइज कमिश्नर है उसको क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। दो क्लोज हो गए। थर्ड क्लोज ये कहता है, बात करता है कि वो जो है हमें एस्टेब्लिश और लाइसेंस ए वेयर हाउस, सी लाइसेंस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए डिस्टिलरीज और पोर्ट स्टील और ब्रूअरी ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में बी इम्पोज। यानी वो ऐसी शर्तों पे आप लाइसेंस भी ग्रांट कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने अथराइज्ड किया है, जिन कंडीशन को स्टेट गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के अंडर रहते हुए वो लाइसेंस भी ग्रांट कर सकता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। डी पॉइंट बात करता है वेयर हाउस की, यानी वो वेयर हाउस की एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है विदाउट पे ड्यूटी, चाहे ड्यूटी पे की गई हो या ड्यूटी पे ना की गई हो। ई बात करता है डिसकंटिन्यू एनी वेयर हाउस सो एस्टेब्लिश, यानी जिस वेयर हाउस को वो स्थापित कर सकता है उसको वो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। यानी सेक्शन 17 में हमारे पास में 5 बातें निकल के आई सामने। एक तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो आंसर है एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकता है, वो किसी भी डिस्टिलरी या पोर्ट स्टील को लाइसेंस ग्रांट कर सकता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, और ऐसी डिस्टिलरीज और पोर्ट स्टील सिर्फ 2 की बात हो रही है उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के अधीन रहते हुए कोई भी डिस्टिलरीज या पोर्ट स्टील को लाइसेंस ग्रांट कर सकता है इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। डी पॉइंट कहता है कि लाइसेंस किस चीज़ के लिए, वेयर हाउस के लिए लाइसेंस ग्रांट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। और ई पॉइंट कहता है कि ऐसे वेयर हाउस जो कंटिन्यू चल रहे हैं उनको रोकने का भी आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेक्शन 18 में। 18 किस बारे में बात करता है देख लेते हैं। 18 बात करता है रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरीज। 16 में हमने बात की थी, ये सारे सेक्शन एक ही बंच में पढ़ने हैं। 16 में हमने बात की थी कि ऐसे कौन कौन से एक्साइजेबल आर्टिकल है जिनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया हुआ है। ठीक है, 5 से 6 चीज़ें हमने पढ़ी। 7 में हमने ये पढ़ा, 17 में हमने पढ़ा कि डिस्टिलरीज और वेयर हाउस है उनको एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है और लाइसेंस कौन ग्रांट करता है। ठीक है, 18 में ये कहते हैं तो क्या ऐसे डिस्टिलरीज से किसी चीज़ को रिमूव किया जा सकता है, तो इसका आंसर दे सकता है, इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 18 में। क्या चीज़, कि अगर कोई ऐसा कोई पेमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एज ए ड्यूटी या रेवेन्यू इम्पोज किया है,